नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज फिर लेकर आई हूं हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी। तो हरियाणा में जल्द ही चुनावी दंगल का आगाज होने जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल, तमाम नेता अपने अपने जीत का दम भर रहे हैं। इसी बीच नेताओं के दावों, उनकी पार्टी की तैयारियों और जनता की परेशानियों से जुड़े तमाम सवाल जवाब हम नेताओं से कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं, हरियाणा बीजेपी के दिग्गज हैं। पार्टी संगठन में अलग अलग पदों पर रहे हैं। हाल ही में नायब कैबिनेट में इन्हें शामिल किया गया है। जी हां, आज कटघरे में हम बुलाने वाले हैं हरियाणा के पंचायती और सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल ढांडा जी को। महिपाल जी, हम चाहेंगे आप कटघरे में आए, सरकार के कामकाज से जुड़े, आपकी पार्टी की चुनावी तैयारियों से जुड़े, आपके विभाग से जुड़े और साथ ही आपके हल्के से जुड़े मुद्दों को लेकर तमाम सवालों के जवाब दें। जितने बेबाकी से, जितने साफगोई से आप बयान देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कटघरे में तमाम सवालों के उत्तर भी उतनी साफगोई से आप देंगे। बिल्कुल। 2014 में जीते, 2019 में फिर विजय हासिल की। कई बार चर्चाएं थी कि आपको कैबिनेट में लिया जा सकता है, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि चुनाव आते आते आखिरकार नायब कैबिनेट में आपको जगह मिली है, राज्य मंत्री बनाया गया क्यों? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने कुछ दोस्तों से चर्चा कर रहा था। मैंने कहा कभी मेरी चाह रही नहीं, अब फिर रिपीट कर रहा हूँ। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए साओं का शहंशाह। हम लोगों को तो सेवा करनी है, पद दे के हो या बिना पद के हो। इसलिए इस तरह की चाह के पीछे मैं कभी दौड़ा ही नहीं। जब पार्टी ने, संगठन ने, सरकार ने निर्णय लिया कि अब आप यहाँ इस जिम्मेवारी पे काम करिए, तो मैं इस जिम्मेवारी पे काम करने लग गया। आप कह रहे फिर से जीत हासिल करेंगे, आसान होगा? 100%। पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि पार्टी भी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, आपके सामने भी हैट्रिक लगाने की चुनौती होगी। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रोपगंडा है। पिछले दिनों कांग्रेस ने और उनके बड़े नेताओं ने बहुत बड़े गेम खेले हैं। गेम ये खेला, संविधान बदल देंगे, आरक्षण दे देंगे। उसका कहीं से कहीं तक कोई सरोकार नहीं था, मगर लोगों को उल्लू बना के सत्ता प्राप्त करने का सपना देखा। मगर जनता जनार्दन ने इनके सपनों पे पानी फेर दिया। प्रयास बहुत किया था, मगर कभी भी गलत दिशा में अगर प्रयास करेंगे तो मुंह की खाएंगे। कांग्रेस को लोकसभा में मुंह की खानी पड़ी। वही काम अब ये हरियाणा प्रदेश में दोबारा तय कर रहे हैं। नहीं, हरियाणा में तो कांग्रेस के मुकाबले तो आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी। 10 से 5 हो गए, उन्होंने तो बहुत कुछ हासिल किया। देखिए, ये जीरो से सीधे सरकार में तो हम लोग आए थे, जिनको कोई हरियाणा प्रदेश में गिनता भी नहीं था। हम लोग स्पष्ट बहुमत की 14 में सरकार बनाई। दोबारा 19 में चाहे भले ही हम समर्थन से सरकार बनाई, हमने सरकार बनाई। हम लोगों के पास कुछ नहीं था, हम लोग उभरे हैं। हम लोगों ने जनता के बीच में जाके अपने काम के दम पर, विकास के दम पर हम लोगों ने अपनी जगह बनाई है। कांग्रेस तो 120 साल पुरानी पार्टी है, आप उसको कैसे कह सकते हो कि वो जीरो थे? वो जीरो नहीं थे, कभी जीरो नहीं रहे। मगर ठीक है कि इन लोगों को, मैंने कहा ना, उन लोगों ने प्रोपगंडा बनाया। प्रोपगंडा बना के, झूठ बोल के लोगों को बरगलाने का काम किया। और ये इनका नेशनल एजेंडा है, और नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल एजेंडे के दम पे काम कर रहे हैं। तभी ये इस तरह की हालात पैदा करके सत्ता लेना चाहते हैं। कभी जाति पाति की बात करेंगे, कभी धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। अब आप एक बात देखिए, कांग्रेस का स्टैंड कहाँ पे है? कांग्रेस पहले कहती रही कि जाति पाति की राजनीति से कांग्रेस दूर है, सदा हम ये सुनते आए हैं। आज जाति गणना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सदा कहती आई कि धर्मनिरपेक्षता, ये धर्मनिरपेक्ष हैं। ये भाजपा वाले हिंदुत्व की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हो तो आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता पहला संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का ये क्यों बोलता है? आपके बड़े से बड़े नेता दुनिया की मीडिया में जाके और एजेंडा बना के जाते हैं और जाके कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान है, मुसलमान सबसे ज़्यादा खतरे में है।
और हिंदू मुस्लिम को लेकर आपने पिछले दिनों सर, विवादित बयान भी दिया कि हिंदुओं को लेकर कांग्रेस उनके हक की बात नहीं करती है, तो उनके पास क्या ऐसी तैसी कराने जाती हैं, आपके शब्द थे। मैंने कभी गलत कहा? मैंने बिल्कुल ठीक कहा। आप एक तरफ तो कहते हो कि भाई संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, और आपने कर्नाटका में एससी समाज का और ओबीसी का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया। तो मैंने तो इसी पे कहा कि भाई आप लोग एक तरफ बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। जब आप अपनी बात पे स्टैंड करिए, और जब आपको हिंदू आतंकवादी नजर आता है, आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक नजर आता है, तो मैं तो आज भी कह रहा हूं, तो उनके बीच में क्या ऐसी तैसी कराने के लिए जाते हो? हरियाणा में उनसे वोट कांग्रेस मांग कह रहे रही हो। 70 पार सीटें इस बार हासिल मुंगेरी करेंगे। लाल का हसीन सपना देखने में जीएसटी नहीं लगता मैडम। आप कह रहे मुंगेरी लाल, पिछली बार फिर आप लोगों ने भी मुंगेरी लाल के सपने ही देखे होंगे। 75 पार आप लोग कह रहे थे, 40 पर सिमट गए। बिल्कुल समझ गए। जनता जनार्दन का आशीर्वाद जितना मिला हमें, उसको सहज स्वीकार किया। 75 पार मुंगेरी लाल के नहीं सपने हो नहीं पाए, थे। नहीं। हमें पूर्ण विश्वास था हम 75 पार जाएंगे। हमने डेवलपमेंट किया था, हमने विकास किया था, उसके आधार पे हम लोगों ने बोला था। इन लोगों ने विकास थोड़ी नहीं किया है जो 70 पार जाएंगे, तो विनाश करके बैठे हैं। विनाश इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग ये कह रहे हैं कि जवाब मांगो, हिसाब मांगो। किस चीज का? मैं अगर आपसे ये कहूं कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर कांग्रेस का कोई एक काम, आप मीडिया में हैं, सबकी खाल उतारते हैं सवाल जवाब करके, आपको ध्यान में स्वयं महिला हो, आप 60 साल की केंद्र से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक की बात कर रहा हूं, महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने एक ये काम किया, आज तक महिलाएं उसको याद करी। एक काम गिनाओ। आप ईमान ने कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूं आप गिनाइए ना एक काम। आपके मैं पास तो तो कांग्रेस सबसे की ज्यादा नेता और जानकारी होंगी प्रवक्ता आप। नहीं हूं। कांग्रेस के अपने दावे हैं, आप नहीं, लोगों मैंने के इसीलिए अपने दावे इसीलिए हैं। आप महिलाओं तल के पे करके प्रति दिखाया। क्राइम को लेकर आप लोगों को घेरती है। आपने एक सवाल के उत्तर में कहा कि कांग्रेस जात पात की राजनीति करती है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, हरियाणा में जात पात करने के आरोप आप लोगों पर हैं। आमजन में एक धारणा, आप भी जिस समुदाय से आते हैं, ये धारणा है कि जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है। जाट नेताओं के लिए अपनी सीट बचाना भी काफी मुश्किल भरा इस बार भी होगा। पिछली बार भी हमने देखा काफी जाट दिग्गज हारे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर 5 सीट जीती है और बाकी कुछ सीटों, 2 सीटों को छोड़ के बाकी कोई 20,000 से, कोई 25, कोई 40,000 से हम लोग हारे हैं, आपका क्या कहना है कि जाट ने वोट नहीं किया? कम ज्यादा हो सकता है। जाट भारतीय जनता पार्टी को खूब पसंद करता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी समाज को आवश्यकता पड़ी उनके साथ खड़ी रही है, और भारतीय जनता पार्टी से जाट प्रेम करता है। मैं दावे से कह रहा हूं, प्रेम करता है। ठीक है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उस इश्यूज पे राजनीति है, कोई किसी को पसंद करेगा, लोकतंत्र में कोई किसी को पसंद करेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जाट ने बिल्कुल बीजेपी को नकार दिया हो, ऐसा नहीं है। पिछली बार हमने देखा बड़े जाट नेता हारे। आप भी चूंकि जाट नेता भी हैं, मंत्री भी चुन चुन कर हराए जनता ने, आप मंत्री भी हैं, तो इस बार लग रहा है कि राहें आसान होंगी आपके लिए। बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रियली में माहौल है। नीचे पूरी तरह से लोग संतुष्ट हैं। ये ठीक है कि कुछ जगह काम का थोड़ा ढांचा कम ज़्यादा रह सकता है, मगर हमने जो काम किए वो अकल्पनीय हैं। जैसे हमने कहा, सर दीनबंधु सर छोटू राम जी के बाद इस देश के गरीब का, दलित का, पिछड़े का, किसान का अगर किसी ने भला किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अब किसान की फसल जब बिकती थी तो फसल बिकने के बाद 1 महीने तक, 2 महीने तक उसकी पेमेंट नहीं मिली थी। मैं तो किसान का बालक हूं। अब वो पेमेंट घूमती रहती थी इधर उधर। हमारी सरकार बनी, हमने विरोध झेल लिया, सरकार दांव पे लगाई, मगर फैसला करा कि भाई ये जो किसान है ना, इसकी फसल बिकते इसके पीछे इसके खाते में जाने चाहिए और 72 घंटे में जाने चाहिए।
72 घंटे में आज हम लोग किसान के खाते में उसके पैसे भेज रहे हैं। हमने कहा भाई हम एमएसपी पे फसल खरीदेंगे, आप बताओ ना खरीद रहे हो। 14 फसलें हम लोग एमएसपी पे खरीद रहे थे। आज हमने कह दिया कि भाई हम हरियाणा प्रदेश में जितनी भी फसल बोई जाती हैं हर फसल को एमएसपी पे खरीदेंगे। अब दाम की भी बात कर लो। अब ये लोग जो किसान के कंधे पे बंदूक रख कर अपना खाली हवाई पहर छोड़ रहे हैं, वो बताओ 2013-14 में गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, उड़द का, मूंग का, बाजरे का, जौ का, रागी का, कपास का, सरसों का, सोयाबीन का, इनका दाम क्या था चने का। और आज 2023-24 में क्या है, दुगने से भी ज्यादा, 3 गुना तक भी है। चलिए, और वो तो ना हो तो कृषि आप पर निकाल लागत लो भी बढ़ी और है। आप निकाल लो वो तो और कृषि पर देखो। लागत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, साथ साथ देखिए, फसलों के दाम लागत भी बढ़ेंगे। एक बात विभागों पर बात करते हैं। पंचायती विभाग आपके पास है, जी, आप कह रहे हैं विरोध झेलना पड़ा। विरोध ई टेंडरिंग को लेकर भी खूब झेला मनोहर सरकार में। हाँ, लोकसभा चुनाव हुए, आपको फीडबैक कहीं ना कहीं आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को मिला, सरपंच नाराज हैं। क्या उसके चलते सरपंचों की शक्तियां बढ़ाई गई हैं, पावर बढ़ाई गई है नहीं ऐसा विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति जब भी सरकार में आता है तो किसी विजन के साथ आता है। अब उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, जैसे नायब जी आए और पंचायत मंत्री भी चेंज करके मैं भी आया, हमने नए दृष्टिकोण के साथ सोचा। हम लोग जमीन पे थे, हमें पता है क्या नहीं है। हमने फैसला लिया कि भाई हम लोग 20 क्यों, एक बढ़ाएंगे, 21 करेंगे। हमने 21 किया। देखिए, मैंने कहा, देखिए ये सोच के ऊपर डिपेंड है ना। सरकारें बनेंगी, अलग फैसले होंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं कि भाई हम लोग पुराने डर्रे पे चलेंगे। हर व्यक्ति का अपना विजन है, वो अपने विजन के साथ सुझाव देता है, सुझाव सरकार मानती है, उसको लागू करती है। ऐसे थोड़ी नहीं है। हमने तय किया कि देखिए भाई, हमने कहा ना हमारा विजन अलग था, हमने अलग विजन से सरकार में अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री जी, बाकी लोग नेता उस पर एग्री हुए और एग्री आप होकर कह रहे हमने। मनोहर लाल से नायब सैनी का विजन अलग है, देवेंद्र बबली से महिपाल ढांडा का विजन अलग है। मैंने ये भी नहीं कहा है। मैंने कहा मेरा अपना विचार है, आपका विचार कुछ और हो सकता है, मेरा विचार कुछ और हो सकता है। ये थोड़ी नहीं कि आपके विचार के साथ मैं भी चलूंगा, और ये भी नहीं है कि आपका विचार गलत हो। हमें पता है कि भाई आज की जरूरत क्या है, हमने जो जरूरत महसूस हुई उसके ऊपर फैसला लिया। सरपंचों की या ग्रामीण वोट की जरूरत तो नहीं देखकर चल रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप 2014 में जब पहला हमारा सेशन हुआ था, पहले ही सेशन में कांग्रेस के लोगों ने एक स्पीच दिया, बड़े नेता ने उनके, कि ये बीजेपी की सरकार निकम्मी है, ये थोड़े दिन में चलती बनेगी, सरकार ने कुछ नहीं किया। हम लोग खड़े, हमने कह रहे भले आदमी, हम तो आए अब हैं, पहला ही सेशन है, हमने कुछ नहीं किया कह रहे हो। बोले 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए आए, तो 4-5 महीने हो गए। तो वो अपनी, जब विधानसभा में हर विधायक बोलता है तो अपने काम देता है विधानसभा में कि भाई मरिए ये काम करो जी। तो कांग्रेस के विधायकों ने क्या कहा, हमारे स्कूल का 4 दीवारें नहीं है, स्कूल में कमरे नहीं है, सीएचसी नहीं है, पीएचसी नहीं है, गली नहीं बन रही है, पानी की पीने की दिक्कत है ना, 10 तरह की समस्या गिना दी। हमने उनको घेर लिया कि तुम तो कह रहे हो कि भाई हरियाणा नंबर 1 है और तुम यहाँ पे ये सारी की सारी मांगे लेकर ना आकर बैठे हैं। उनको तब महसूस हुआ कि यार हम लोग ये क्या काम कर बैठे, तो ये तो ऐसे लोग हैं। 600 करोड़ रुपए का बजट था 2014 में पंचायत विभाग का, आज वो बजट 7200 करोड़ रुपए है। 600 करोड़ रुपए में क्या नाले, क्या निचोड़ ले। और आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने किया। मैं आपको भी कह रहा हूं, आप हरियाणा भर में गए होंगे, 2014 से पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आंख बंद करके सोचो, अपने अपने गांव में सोच लेना कि भाई चौपाल थी क्या, गांव में गली बन रही थी क्या, आपकी सीएचसी पीएचसी थी क्या, स्कूल थे क्या, कॉलेज थे क्या। और दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपको, हमने सारी चीजों को बना के आप तो दावा ऐसा कर रहे हैं कि बीजेपी के सरकार में आने से पहले हरियाणा था ही नहीं। अच्छा, पंचायत विभाग को लेकर ढांडा जी जब हम बात कर रहे हैं, 600 करोड़ रुपए में 7,000 गांव है, 600 करोड़ रुपए का बजट है, तो क्या होना था बता दो। जिस तरह के बयान देते थे सरपंचों को लेकर, सरपंच नाराज भी कई बार देखे, आप उनकी भाषा या उनके बयानों को भी एक वजह मानते हैं सरपंचों की नाराजगी तो रही?
देखिए भाई, मैं किसी के विचार को या किसी के व्यवहार को कैसे ठीक गलत कह सकता हूँ? मैं अपनी बात करूंगा जी। इसके अलावा सहकारिता विभाग की बात करें, आपने जब कार्यभार संभाला, विभाग संभाला, उससे पहले कथित घोटाला जिसको लेकर विपक्ष ने भी जमकर घेरा, सदन में भी बात हुई, जांच का दावा किया गया था, जांच की बात हुई थी, अब क्या स्थिति है? देखिए, उस पर जांच चल रही है। अब जब इतनी बड़ी बात थी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आदेश जारी है और उस पर एजेंसी जांच कर रही है। जब भी आएगी जनता के सामने रखेंगे हम लोग। जांच जारी है अभी। बिल्कुल है। विपक्ष ने जमकर ये कहा कि राजनीतिक संरक्षण के बिना इस तरह के घोटाले संभव नहीं है। उनके कहने से क्या होगा? उनका अनुभव है, वो तो अपना अनुभव बोल रहे हैं। भाई, हमारा तो अनुभव था नहीं, उनका अनुभव है ना। अब वह बिना राजनीतिक संरक्षण के 2G नहीं हो सकता, कोयला नहीं हो सकता, जीव घोटाला नहीं हो सकता, यूरिया घोटाला नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उनका तो अनुभव है, हमारा तो अनुभव नहीं है ऐसा। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच है। जैसे ही जांच में बात सामने आएगी निकल के, हम तो पकड़ेंगे, ठोकेंगे। हम तो कह रहे हैं, हमने पकड़ रखे हैं, हमने दे रखे लेकर तो आपकी सरकार में भी बहुत आरोप लगे हैं। आरोप लगना एक साथ अलग थे, हालांकि तब बहुत ज्यादा आरोप लगे। दुष्यंत के विभागों पर बहुत आरोप लगे, दुष्यंत चौटाला के विभागों पर। हाँ। तो जब गठबंधन की सरकार तो वो थी, चलता जेजेपी बना, जब साथ थी, तो चलता बना। अगर घोटाले या कोई आरोप लगे तो चलता भी तो बन गया। आज जनता देख नहीं रही है। अगर जब उसने कोई घोटाला करा और कुछ करा तो जनता ने आज नकार भी तो दिया सब जगह से। तो क्या घोटालों की वजह से दुष्यंत भाई, वो चौटाला तो को वो अलग किया बताएगा। गया? नहीं, चलता बनना तो चलता तो आप लोगों ने, आपके शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं निर्णय लिया। भाई, निर्णय लेंगे क्यों नहीं? हमारे अकेले के निर्णय लेने से थोड़ी ना बात बनेगी। अगले की भी मंशा होगी, उसको लग रहा होगा कि भाई आज मौका बढ़िया यार, निकल लूं तो मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। ये नहीं पता बाहर जनता कुछ और ही मूड बना के बैठी है। सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है जेजेपी की, विधानसभा में क्या भविष्य आप देखते हो? भाई देखो, मैं तो उस पार्टी का आदमी नहीं। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से, बड़े बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी बहुमत से आएगी, बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। विधानसभा में बहुत बार हमने देखा आप और अभय चौटाला आमने सामने नजर आए, क्या खास वजह है, क्या कोई कारण है, क्या अतिरिक्त प्रेम है ये अपनी तरह का? वो आप पर निशाना साधते हैं, आप भी मुखर होकर जवाब देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ इशू जिस प्रकार के आ जाते हैं, जिस पे आदमी का आचार व्यवहार और बोलने का तरीका, उस पर कई बार कई चीजें ऐसी है कि वो शोभनीय नहीं है। किसी को अगर कोई आदमी हर्ट करेगा तो स्वाभाविक बात है उसका जवाब देगा। अभय चौटाला को लेकर आप ये कह रहे हैं, उनके बोलचाल कोई के भी ढंग है, को? कोई भी है, ABC कोई भी है। मैं एक सार्वजनिक बात कह रहा हूँ। अब किस आदमी की कौन सी बात कहाँ पे गलत ठीक हो सकती है, बोलने में आदमी को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। संगठन में आप अलग अलग पदों पर रहे, शुरुआत में हमने इस बात का जिक्र भी किया कि सरकार में आते आते समय जरूर लग गया। संजय भाटिया को लेकर चर्चा इस तरह की है कि आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। नहीं, मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मेरा बड़ा भाई है। मनोहर लाल के साथ किस तरह के रिश्ते आपके रहे? मेरे बहुत बढ़िया हैं। मेरे किसी के साथ भी उलट पुलट रिश्ते नहीं है, मैं ये क्लियर कर दूं। मैं विशुद्ध रूप से संगठन का आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में विचार करना, उसका विस्तार करना, इससे बाहर कभी सोचता नहीं। मुझे कोई भी आदमी किसी भी ग्रुप में नहीं मान सकता। ये कह देते ना कि ये तो फलाने आदमी के साथ है, ये उसके साथ है। मैं किसी के साथ नहीं, मैं बीजेपी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसी के लिए दिन रात अनथक प्रयास और मेहनत करता हूँ। मुझे इन बाकी चीज़ों का नहीं पता होता क्या कौन क्या कर रहा है, मुझे फुर्सत ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। किसी ग्रुप में आप खुद को नहीं मानते हैं? लोग कह देते हैं ना, जैसे आपने कहा कि भाई आपकी बनती नहीं, मनोहर जी के साथ था आपके संबंध। मेरे सबके साथ सहज संबंध है, सबको पता है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ पार्टी का आदमी है, पार्टी का काम करना। मैं कभी किसी के साथ ज्यादा सा वो भी नहीं करता हूँ। तो इस आप ये कह रहे हैं सभी के साथ अच्छे रिश्ते, मेरे सबके साथ संगठन के सिपाही खुद को मानते हैं? नहीं, मानता नहीं हूँ, खुद को नहीं मानूंगा तो हूँ, मानता हूँ बिल्कुल। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, मुझे फक्र है। और मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना का मुझे मेरे संगठन ने अवसर दिया है, उसको मैं ईमानदारी से करूं और अपने संगठन के लिए खपूं, अपने संगठन के लिए निरंतर मेहनत करूं। ये मेरा नैतिक जिम्मेवारी भी है संगठन के प्रति और मेरा धर्म भी है।
तो आपके जब सभी नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं, आप आश्वस्त हैं इस बात को लेकर, इस बार भी पार्टी हाईकमान आपको मौका देगा चुनाव लड़ने का? पिछली बार हमने देखा कुछ मंत्रियों के भी टिकट कट गए थे। देखिए, ये पार्टी हाईकमांड का फैसला है, हम्म, वो जो करेगी वही निर्णय है। हम्म, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, वह पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने, एक बताओ, मैं 2004 में भी टिकट मांगू तो नहीं मिली तो क्या हुआ, 2009 में भी टिकट मांगता था नहीं मिली तो क्या हुआ, 2014 में मैं करनाल लोकसभा से टिकट मांगता था, मुझे नहीं मिली तो क्या हुआ, नहीं मिली तो ठीक है, अभी और काम करेंगे। 2014 में अचानक मुझे टिकट दे दिया, तो ये कोई बात नहीं है। तो इन करीब 10 सालों में आपने विधायक के नाते अपने हलके की जनता के साथ न्याय किया है? देखिए, हर व्यक्ति अपनी संपूर्ण कोशिश करता है कि वो अपने इलाके में जहाँ से चुन के आया वहाँ के मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अब फिर आप ये कह दोगे कि जैसे आपने कहा कि भाई आप तो इस तरह से कह रहे हो कि जैसे आपके आने से पहले हरियाणा में कुछ था ही नहीं। मैं पानीपत ग्रामीण में कह रहा हूँ, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे 80 कॉलोनियाँ थी, एक भी कॉलोनी वैध नहीं। किसी कॉलोनी में से आप पैदल निकल जाते तो मान जाता मैं आपको, इतना इतना तगार खड़ा रहता था, पानी नहीं पी सकता था आदमी, बदबू मारती थी, खाना नहीं खा सकता था, नाक पे रुमाल रख के ये नेता लोग वहां पे वोट मांगने जाते थे। कॉलोनी वैध नहीं होगी तो 1 मिनट नहीं लगेगी। कॉलोनी वैध हो इसके लिए कभी किसी नेता ने प्रयास ही नहीं किया। कांग्रेस के राज में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भी कॉलोनी वैध नहीं हुई। तो मुझे यह बता दो, कांग्रेस वाले करा के कर दे, मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पाए, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, खंबा पोल क्या चीज होती है। 60 साल कांग्रेस का राज रहा ना जी देश में, कांग्रेसी सारे मिलके बता दे हमने 60 खंबे लगाए हैं ग्रामीण में, गिन नहीं सकते साहब। हमने हर चीज को बड़े तरतीब से लिया, स्टेप टू स्टेप। हमने कहा कि भाई 1 मिनट नहीं लग सकती तो उसके लिए पहले कॉलोनी वैध होनी जरूरी है। तो हम लोगों ने कहा कॉलोनी वैध करो, हमारी कॉलोनी वैध हुई। कॉलोनी जैसे वैध हुई हमने सबको पक्का करना शुरू कर दिया। जब वो पक्की होगी तो कई लोग लेक्चर भी झाड़ते हैं, कह बोले भाई अब ये डांडा गली पाड़ दी। तो कांग्रेस आपके आपके हलके में कांग्रेस की बात करें तो खबरें हैं कई नेता एक्टिव हैं जो कि टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जितने ज्यादा दावेदार होते माना ही जाता है पार्टी मजबूत है। तो ऐसा तो नहीं पानीपत ग्रामीण में इस वक्त कांग्रेस मजबूत स्थिति में? होगा अगर बोले भाई, एक कहावत है अन्यथा न मत लेना। एक आदमी बाल कटवाने चला गया, बोले भाई नाई के बाल कोट कोट, वो कंच उस तरह लेके बोले जजमान ही भाजेंगे तेरे सामने, तब आ जाएगा सामने रिजल्ट। क्या बात है। अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? सेवा करने में आनंद आ रहा है। तो सेवा करने में आनंद आ रहा है। आप कह रहे हैं कि पानीपत ग्रामीण में कुछ भी नहीं हुआ था, आपने बहुत कुछ करवा दिया है। यस, एक भी गली पक्की नहीं थी, एक भी कॉलोनी वैध नहीं थी, सब कॉलोनी वैध कराई, सब गलियां बनाई, सीवर डाले, पीने के पानी की पाइपलाइन डाली है। ये हरियाणा नंबर 1 था जो मैं गिना रहा हूँ। एक भी धर्मशाला नहीं थी, एक भी भवन नहीं बना हुआ था। शुगर मिल के तो लिए पानीपत किसान, ग्रामीण के लोग आपको सुन रहे हैं। अंतिम सवाल, जो ये रोजाना नए शुगर मिल, हाँ 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसके नाम पर चौधरी भजनलाल जी ने भी वोट ली थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी वोट ली थी, चौधरी देवीलाल जी ने भी वोट ली, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने भी ली। हमारे पानीपत के साथ इन दोनों नेताओं ने दगा किया। दगा क्या किया, जब हम लोग, मैं गन्ना किसान भी हूँ जी, और हम गन्ने के लिए जब जाते थे शुगर मिल की बात करने के लिए कि जी हमारी 1952 की शुगर मिल है, बहुत पुरानी होगी, इसमें बदल दो, इसको नहीं लगा दो। तो ठीक है ठीक है ठीक है लगाएंगे। अब शुगर मिल लगाई उन्होंने, पता कहाँ लगाई, एक भुन्ना में लगा दी, एक सिरसा में लगा दी। ओम प्रकाश चौटाला जी ने, एक टोटी गन्ने की नहीं वहां पे होती। रिजल्ट क्या निकला, भुन्ना की शुगर मिल पाड़ी, और पाड़कर ने वो, अब उसके कर्मचारी भी हम ही लोगों ने आके सेट किए। आप लोग क्या कह रहे हो कि ये विजनरी नेता है। हमने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिले, हमने कहा हमारी शुगर मिल लगाओ, तो हुड्डा साहब ने भी आश्वस्त किया, और ये कहने लगे कि भाई छाजपुर में लगाएंगे। वहाँ के 1-2 नेता ने हवा बना दी, एक बोला जी यहाँ लगाएंगे।
लगाई शुगर मिल उन्होंने, पता कहाँ लगाई? एक गुहाना में लगा दी, एक रोहतक में लगा दी। जबकि मैं रोहतक जिले में ऑलरेडी शुगर मिल थी। वहां कितना गन्ना होता है? हमारे पानी से ज्यादा होता है क्या? इसलिए निकलते इनको कभी एक क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। गुहाना में भी शुगर मिल, मैम में भी शुगर मिल, रोहतक में भी शुगर मिल, और हमारे पानीपत में शुगर मिले नहीं है। हम जा रहे हैं इकबालपुर तक गन्ना गिरने, पातड़ा गन्ना गिरने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोल्लू के ऊपर गन्ना गिरने जा रहे हैं। इनको नजर नहीं आया? शुगर मिल लगाया, वहां लगा दिया। हमें क्या दिया? हमने आज हमने 350 करोड़ रुपए। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए। तो महिपाल ढांडा को आपने सुना, बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, पानीपत ग्रामीण से खुद की जीत का भी दावा कर रहे हैं। इनका दावा है कि सेवा भाव से राजनीति में आए हैं और पानीपत ग्रामीण की सेवा इनकी ओर से की गई है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।